कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर आलोक टंडन सर आप सबों के बीच आएंगे। मैं संक्षेप में आलोक टंडन सर का एक परिचय खास करके अपने नए शोधार्थियों के लिए, नए विद्यार्थियों के लिए देना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आप सबों को बताया कि डॉक्टर आलोक टंडन लगातार दर्शन के क्षेत्र में सक्रिय है और किसी भी दर्शन के शिक्षक से भी अधिक मैं कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, दर्शन की सेवा करने में दिन रात लगे हुए हैं। और मेरा भी उनसे व्यक्तिगत जुड़ाव के अभी लगभग 14 साल हो रहे हैं। टंडन सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। कई बार वैचारिक भिन्नताएं भी हुई हैं कई मंचों पर, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने के लिए आलोक टंडन सर से मिलता है। इसलिए मैं अपने नए शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि आलोक टंडन सर मूल रूप से दर्शन के जिज्ञासु छात्र एवं शोधार्थी हैं। वैसे आपने बैंक अधिकारी के रूप में एक लंबी सेवा के बाद अवकाश प्राप्त किया है। आपका जन्म 2 फरवरी 1952 ईस्वी में हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ और आपने वहां बीएससी किया, साथ ही एमए भी किया है और दर्शन शास्त्र से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आप भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, जिसके माध्यम से हमारा आज का यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है, वहां के प्रोजेक्ट फेलो रहे हैं, रेसिडेंट फेलो रहे हैं, सीनियर फेलो रहे हैं और कई रूपों में लगातार आईसीपीआर के कार्यक्रमों में अपनी महती भागीदारी करते रहे हैं। आईसीपीआर के लखनऊ में भी और दिल्ली में भी और तमाम जगहों पर जाकर आप आईसीपीआर के सेमिनारों में, कार्यशालाओं में अपनी बात रखते हैं, उसमें अपनी महती भागीदारी निभाते हैं। साथ ही साथ आप भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के भी जनरल फेलो रहे हैं और वहां आपने धर्म और हिंसा विषय पर रिसर्च किया है। आपको राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति भी मिली है। आपने विभिन्न पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लगभग 60 से अधिक आलेख प्रकाशित किए हैं और 100 से अधिक सेमिनारों एवं सम्मेलनों में आपकी भागीदारी रही है और आपको अखिल भारतीय दर्शन परिषद ने कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया है, जो आपके श्रेष्ठ शोध आलेखों के लिए और आपकी पुस्तकों के लिए आपको मिला है। आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में मैन एंड हिज डेस्टिनी विथ स्पेशल रेफरेंस टू मार्क्स एंड शास्त्र, विकल्प और विमर्श, समय से संवाद एवं अस्मिता और अनन्यता, ये आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसमें आपने तमाम समकालीन मुद्दों को छूने का प्रयास किया है और उस पर अपने विचार रखे हैं। एमए भी किया है और दर्शन शास्त्र से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आप भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, जिसके माध्यम से हमारा आज का यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है, वहां के प्रोजेक्ट फेलो रहे हैं, रेसिडेंट फेलो रहे हैं, सीनियर फेलो रहे हैं और कई रूपों में लगातार आईसीपीआर के कार्यक्रमों में अपनी महती भागीदारी करते रहे हैं। आईसीपीआर के लखनऊ में भी और दिल्ली में भी और तमाम जगहों पर जाकर आप आईसीपीआर के सेमिनारों में, कार्यशालाओं में अपनी बात रखते हैं, उसमें अपनी महती भागीदारी निभाते हैं। साथ ही साथ आप भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के भी जनरल फेलो रहे हैं और वहां आपने धर्म और हिंसा विषय पर रिसर्च किया है। आपको राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति भी मिली है। आपने विभिन्न पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लगभग 60 से अधिक आलेख प्रकाशित किए हैं और 100 से अधिक सेमिनारों एवं सम्मेलनों में आपकी भागीदारी रही है और आपको अखिल भारतीय दर्शन परिषद ने कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया है, जो आपके श्रेष्ठ शोध आलेखों के लिए और आपकी पुस्तकों के लिए आपको मिला है। आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में मैन एंड हिज डेस्टिनी विथ स्पेशल रेफरेंस टू मार्क्स एंड शास्त्र, विकल्प और विमर्श, समय से संवाद एवं अस्मिता और अनन्यता,
ये आपकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसमें आपने तमाम समकालीन मुद्दों को छूने का प्रयास किया है और उस पर अपने विचार रखे हैं। खास करके आपकी पुस्तक विकल्प और विमर्श से मैं काफी प्रभावित रहा हूं और उस पुस्तक का मैंने कई आलेखों में भी उपयोग किया है संदर्भ के रूप में, और कई लेखों का शीर्षक भी मैंने आपसे प्रभावित होकर विकल्प और विमर्श रखा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और आज प्रौद्योगिकी और समाज विषय पर हम सबों का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर आलोक टंडन जी को मेरा प्रणाम। और सुधांशु जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मेरे बारे में कुछ इतने क्या कहना चाहिए, कुछ अतिशयोक्तपूर्ण ढंग से जो तारीफ कर दी, तो मुझे सोचना पड़ा कि शायद मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी ये उनका आदर है, स्नेह है, जो मुझे बार बार उनके इस मंच पर या उनके द्वारा जनित अन्य मंचों पर आने को विवश करता है। जब उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा इस समय मैं कुछ घरेलू कारणों से 1-1.5 महीने से बिल्कुल इतना व्यस्त हूँ कि मैं अपनी मेज पर भी नहीं बैठ पाया हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मैं लास्ट डे में कुछ जरूर कोशिश करूँगा कि सभी से मैं मुखातिब हो सकूँ। एक बात मैं प्रारंभ में ही कह देना चाहता हूँ कि ये जो स्टडी सर्किल का जो कंसेप्ट है वो हमारी निगाह में और हमारे लोगों के सामने सबसे पहले प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने रखा था। और उनके, मुझे सौभाग्य है कि उनके घर पे पटना में भी हम लोगों ने एक बैठक में हिस्सा लिया था। मैंने, प्रोफेसर सिन्हा भी थे वहाँ। और उसके बाद लखनऊ में वो कंटिन्यू हुआ और उसका प्रारूप जो ये ऑनलाइन है इससे थोड़ा भिन्न था, जिसमें एक वक्ता ही मुख्य होता था और वो भी इतना मुख्य नहीं होता था। एक अध्यक्ष होता था जो एक फॉर्मल अध्यक्ष की भूमिका अदा करता था और मुख्य जो प्राथमिकता थी वो फ्लोर पार्टिसिपेशन की थी, कि जिससे कि जो विद्यार्थी और शोधार्थी उससे जुड़े और फिर उस विषय को अच्छे ढंग से विश्लेषित विवेचित करके जो है आगे के लिए कुछ लिखने पढ़ने की जो है वो रास्ते सुझाए जा सके। तो उससे मुझे, मैं लखनऊ में जाके अटेंड करता था, मुझे तो लाभ हुआ ही। मैं समझता हूँ कि उस तरीके से अगर स्टडी सर्किल चलाया जाए तो वो एक विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही लाभकारी हो सकता है। और इसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का जो विषय लिया है वो हो सकता है कि दर्शन की किताबों में नहीं है, लेकिन अभी मुझे पता चला कि कुछ विश्वविद्यालयों में ये फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी एक पेपर के रूप में भी पढ़ाया जाने लगा है और ये एक अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि आज का जो मेरा भाषण होगा छोटा सा, वो केवल एक परिचय मात्र होगा और कोई अंतिम बात कहने का इसमें दावा नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि सभी लोग इस विषय पर मेरे साथ और मेरे अलावा भी एक सह चिंतन कर सकें और कोशिश कर सकें कि हम अपने समय को समझने की भी एक सनातन सत्य के साथ साथ एक अपने समय के सत्य को भी समझने के लिए जो है वो दर्शन का उपयोग करके दर्शन की एक प्रासंगिकता को जो है अपने समय में स्थान दे सके। तो मित्रों, सबसे पहले मैं अपनी बात को शुरू करने के लिए कहना चाहूँगा, और वो सब हमारे अनुभव का ही क्षेत्र है, कि आज जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं, वो हमारे जीवन के केंद्र में आ गया है। वो मनुष्य और प्रकृति के संबंध को ही मीडिएट नहीं करता, बल्कि मनुष्य और मनुष्य, व्यक्ति और व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति और समाज के रूप में, कलेक्टिव मनुष्य के रूप में, दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। और इस तरीके से वो आज जो है वो
यहाँ तक इन्फ्लुएंस करता है कि कुछ दार्शनिकों का कहना है कि वो एक मनुष्य का को कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। वो ये भी डिफाइन कर रहा है कि मनुष्य होने का क्या तात्पर्य है। तो एक ऐसा विषय जो सभ्यता, मनुष्य जीवन के केंद्र में है, उसके प्रति दार्शनिकों और दर्शन शास्त्र को अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यहीं पर सवाल उठता है कि ये हम लोग सब जानते हैं और कोई ये कह भी देगा कि इसमें क्या खास बात है। प्रौद्योगिकी के जो लाभकारी और जो विनाशकारी परिणाम है उन सबसे हम परिचित हैं, लेकिन फिर सवाल उठेगा कि आखिर प्रौद्योगिकी के इस लाभकारी और विनाशकारी परिणामों का रहस्य क्या है, इसके पीछे वो क्या है जो टेक्नोलॉजी को इन दोनों अर्थों में महत्वपूर्ण बना देता है। फिर ये भी सवाल आएगा कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। केवल टेक्नोलॉजी जिम्मेदार है या वो शक्तियां, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियां जिम्मेदार हैं जो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। फिर ये भी सवाल आएगा कि क्या हम इन विनाशकारी परिणामों को देखते हुए पीछे लौट सकते हैं, या हमें लौट जाना चाहिए, या लौटना क्या संभव होगा, या फिर हम हाइडेगर की तरह ये कहें कि हमको प्रकृति के साथ अपने संबंध को सुधारने के लिए टेक्नोलॉजी के प्रति अपने एटीट्यूड को बदलना। लेकिन क्या केवल एटीट्यूड बदलने से क्या जो टेक्नोलॉजी का जो स्वरूप है वो हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करेगा? तो मैं समझता हूं कि इन सारे प्रश्नों से जुड़ा हुआ सवाल है कि आखिर हमारे सिविलाइजेशन का, आज जो टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन है, इसका भविष्य क्या होगा? क्या इसके निर्माण में हमारी कोई भूमिका हो सकती है, या हम सिर्फ मूक दर्शक ही बने रहे? जब ऐसे सवालों को से हम टकराते हैं तो हमें जरूरत महसूस होती है कि हम फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी को गहराई से अध्ययन करें, जिसमें एक स्वरूप तो ऐतिहासिक होगा, लेकिन उसका जो मुख्य स्वरूप है वो वर्तमान का स्वरूप है, वो आधुनिक प्रौद्योगिकी का स्वरूप है। और फिर हमको सोचना पड़ेगा कि कुछ बातें एक दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम पहले ही स्पष्ट कर लें कि आखिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या समान है या इनमें अंतर है, और यदि अंतर है तो क्या अंतर है। क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों को एक ही शब्दों को एक ही अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। तो मित्रों, विज्ञान, जिसको हम आधारभूत विज्ञान कहते हैं, उसका कार्य जो है वो प्रकृति के रहस्यों के पीछे कार्य करने वाले प्राकृतिक नियमों की खोज करना है। प्रौद्योगिकी का काम उन खोजे हुए नियमों के ज्ञान का उपयोग करना है। तो इस तरह से विज्ञान इससे संबंधित है कि व्हाट इज क्या है, और प्रौद्योगिकी का संबंध व्हाट इज टू बी, क्या हो सकता है या होगा। यहीं पर एक और भिन्नता बहुत साफ सामने आती है कि विज्ञान का द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान जो है वो यूनिवर्सल होता है, सार्वभौम होता है। ऐसा नहीं है कि पेरिस में न्यूटन के नियम कुछ और होगा और दिल्ली में कुछ और होगा। इसलिए जो एक सांस्कृतिक विज्ञान की धारणा जो आजकल उभरती है वो मेरे विचार से उचित नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको ये जान लेना चाहिए कि प्रौद्योगिकी के साथ ऐसा नहीं है। कोई भी प्रौद्योगिकी किसी एक विज्ञान से दिए हुए ज्ञान के आधार पर हम कई तरीके की प्रौद्योगिकी का निर्माण कर सकते हैं, और यहाँ पर इमेजिनेशन और उपयोग और सामाजिक कंटेक्स्ट ये सब महत्वपूर्ण होने लगते हैं। एक बहुत सामान्य सा उदाहरण हम दे सकते हैं कि जो रेडियो तरंगों का विज्ञान है, उस ज्ञान का उपयोग हम ट्रांजिस्टर बनाने में, रेडियो बनाने में, टेलीविजन बनाने में और उसके बाद की जो तमाम संचार टेक्नोलॉजी विकसित करने में करते हैं। इसके पीछे विज्ञान एक ही है, ज्ञान एक ही है,
लेकिन टेक्नोलॉजी अलग अलग है। ये सही है कि आज जब मेडिकल टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है तो हम कुछ टेक्नो साइंस के दौर में आ गए हैं और कहने लगे हैं कि दोनों लगभग एक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा अंतर नहीं कर पाएंगे तो हम विज्ञान की आलोचना को टेक्नोलॉजी की आलोचना में रिड्यूस कर देंगे, हम दोनों को एक ही बना देंगे, जबकि दोनों की आलोचनाएं अलग अलग ढंग से की जानी चाहिए। और एक दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी को यह भी मालूम होना चाहिए कि विज्ञान का दर्शन और टेक्नोलॉजी के दर्शन में भिन्नता है। फिलॉसफी ऑफ साइंस का उद्देश्य जो है वो ये जानना है कि क्या वैलिड ट्रू बिलीफ साइंटिफिकली हो सकती है। ज्ञान की वैलिडिटी का सवाल है, वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। लेकिन प्रौद्योगिकी के साथ ऐसा नहीं है। उसके लिए समस्या ये है कि उस ज्ञान का उसको कैसे प्रैग्मेटिक ढंग से उपयोग करना है। तो मित्रों, जब ये अंतर हमारे मन में थोड़ा स्पष्ट हो जाता है तो फिर हम ये सोचने लगते हैं कि आखिर प्रौद्योगिकी का जो है उसका मतलब क्या है। तो प्रौद्योगिकी को आमतौर पर दो रूप में लोग देखते हैं। एक रूप में तो हम लोग यूं देखते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो डिवाइसेस हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो उपकरण हैं, जो हमारे सामने रोज सामने आते हैं, मोबाइल फोन है, वॉशिंग मशीन है और इस तरीके के तमाम वस्तुएं जो हमारे सामने आती हैं, हम उनसे प्रौद्योगिकी को समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, आर्टिफैक्ट्स। एक दूसरा नजर जो कि ये कहता है कि प्रौद्योगिकी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चीज है, लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है और वो ये नजरिया कहता है कि प्रौद्योगिकी जो है वो केवल टूल्स नहीं है, उपकरण मात्र नहीं है। प्रौद्योगिकी एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जिसके जरिए हम जो है वो भौतिक जगत को अपने उपयोग के लिए उसमें अपने इंटरवेंशन के द्वारा, ज्ञान के इंटरवेंशन द्वारा जो है वो कुछ परिवर्तन करते हैं और फिर हम उससे अपने उपयोगी पदार्थ या उपयोगी मशीनें या उपयोगी उपकरण बनाते हैं। तो जब हम उसको एक सांस्कृतिक प्रक्रिया मानते हैं तो उसके पीछे का एजम्पशन ये होता है कि तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो वैल्यू न्यूट्रल नहीं है, वो मूल्य निरपेक्ष नहीं होती। हर टेक्नोलॉजी मूल्य सापेक्ष होती है। ये सभी लोग मान लेते हैं कि हम किसी भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे मूल्य और आदर्श क्या है। लेकिन उपयोग से पूर्व ही कोई भी टेक्नोलॉजी मूल्य निरपेक्ष नहीं होती, वो मूल्य सापेक्ष होती है। और इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है और ये बात हमारे टेक्नोलॉजी के जो विमर्श है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हर टेक्नोलॉजी जो एक ही ज्ञान पर आधारित हो वो स्पेसिफिक होती है। वो सारे जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल अपने खास ढंग से करती है और उसको इस्तेमाल करने का अपना एक विशेष तरीका होता है और उस तरीके को दूसरे में बदला नहीं जा सकता। इस तरीके से जो उद्देश्य है वो डिजाइन बनाते समय ही, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, किसी भी टेक्नोलॉजिकल आर्टिफैक्ट के डिजाइन बनाते समय ही मूल्य जो है वो उसमें अनुस्यूत हो जाते हैं। बड़े सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं कि एक एटम बम जब बनता है तो वो एटम बम जो है वो खेती करने के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता, उसका काम डिस्ट्रक्शन ही है। तो जिस समय वो बनना शुरू होता है उसी समय जो उसकी काया है, जो उसकी संरचना है, उसमें जो मूल्य जो है वो पहले से ही आ जाता है। अब आप उसका इस्तेमाल करें या न करें ये दूसरा प्रश्न है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में
इस्तेमाल से पूर्व ही मूल्य सापेक्ष होती है। और हर टेक्नोलॉजिकल, इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं, सबका अलग अलग मूल्य होता है जो उनमें अनुस्यूत होता है। जैसे प्रिंट टेक्नोलॉजी लें तो उसमें स्पेस को प्रायोरिटी दी जाती है। यदि हम प्रिंट की जगह एक उसको रेडियो या टेलीविजन को ले तो उसमें, या फिल्म को ले तो उसमें जो है इमेज को ज्यादा महत्वपूर्ण किया जाता है। यदि हम टेलीफोन को ले तो उसमें टाइम का महत्व ज्यादा है। तो इस तरीके से सारी टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके के अलग अलग मूल्यों को अपने आप में छुपाए रखती है। और ये अक्सर लोग हमको धोखा देता है, क्योंकि कई बार जो इंजीनियर हैं, कई बार जो ऐसे बनाने वाले हैं इस टेक्नोलॉजी को, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो परिवर्तन है, ये जो नई चीज आ रहे हैं, ये केवल टेक्निकल इफिशियंसी पे निर्भर है, और ये उसी की बात करते हैं, और उस सोशल कंटेक्स्ट को से बच के निकल जाना चाहते हैं, जिससे कि उसके डिजाइन का निर्धारण होता है। और यहीं पर ये समस्या आती है कि हम समझे कि हमारी टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन की समस्याएं क्या है, और उस टेक्नोलॉजी का इसका समाज से क्या संबंध है, और उस समाज को टेक्नोलॉजी से समझने के लिए कौन से सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। तो समस्याओं से हम सभी परिचित हैं, इसमें मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा। हम सभी जानते हैं कि इस टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन ने जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे खनिज और जो पृथ्वी पर और उसके बाहर जो भी रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर गहरा बोझ डाला है, और धीरे धीरे वो समाप्त हो रहे हैं। तो भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। दूसरी जो बहुत बड़ी समस्या है, जिसके भी बराबर हम लोग सेमिनार और विमर्श करते रहते हैं, वो है पर्यावरण की। और पर्यावरण की समस्या सभी जानते हैं कि हमारा वायु, जल और अर्थ सभी कुछ प्रदूषित होता जा रहा है, और हम उससे निकल पाने का कोई रास्ता नहीं अभी तक पूरी तरह अपना पाए हैं। तीसरी बड़ी समस्या हम लोग ये भी जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होता है, उसके साथ में भी बड़ी समस्याएं आती हैं। जैसे कि पश्चिम में पूंजी बहुल है और श्रम संकुल है। भारत ऐसे देश में पूंजी संकुल है और श्रम बहुल है। तो ऐसे में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर होने से इन देशों में, भारत ऐसे देशों में एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी फैलती है, और उसके साथ साथ वो पुरानी टेक्नोलॉजी होने के कारण वो अधिक प्रदूषण को फैलाती है। इसके अलावा जो ज्यादा दार्शनिक रूप से महत्वपूर्ण समस्या है, वो समस्या ये है कि एक तरीके की टेक्नोलॉजिकल रेशनैलिटी, मैं इसकी ओर ध्यान दिलाने के लिए याद दिलाना चाहूंगा पुराने लोगों को कि आज से 50 साल पहले हर्बर्ट मार्क्यूजे ने एक पुस्तक लिखी थी, वन डायमेंशनल मैन, और वो पुस्तक अपने समय में बहुत ही चर्चित हुई थी। तो उसका कहना ये था, और उसमें ये बात उभर कर सामने आई थी कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी में मनुष्य और समाज जो है वो एक यांत्रिक तर्क से, एक टेक्नोलॉजिकल रेशनैलिटी से संचालित होता है। उसका विकास एक ही दिशा में होता है, और उसके जीवन के अन्य आयाम, विशेष रूप से जिसको सौंदर्य शास्त्रीय आयाम कहते हैं, वो उनसे वंचित हो जाता है। और इस तरीके से न केवल वो मार्क्स के द्वारा बताए हुए अलगाव की समस्या, जिसमें कि वर्कर जो है टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में अपने आप से, अपने काम से, अपने प्रोडक्ट से और दूसरे समाज से कट जाता है, अलगावित महसूस करता है। ये टेक्नोलॉजिकल रेशनैलिटी जो है वो मनुष्य के जीवन को जब पूरी तरह आच्छादित कर लेती है, तो वो मनुष्य और मनुष्य के संबंधों को वस्तुकरण में बदल देता है। मनुष्य दूसरा मनुष्य के लिए एक वस्तु, उपयोगी वस्तु मात्र रह जाता है, और इसके बाद हम मात्र एक क्रेता, विक्रेता और उपभोग करता रह जाते हैं। तो इस तरीके से जब टेक्नोलॉजिकल रेशनैलिटी मनुष्य के जीवन को संचालित करने लगती है, तो उसके
एक ऐसी डेस्टिनी बन जाती है जिससे कि मनुष्य का मेरी दृष्टि में एक गिरावट सी सामने आती है। तो जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि टेक्नोलॉजी और समाज का संबंध कैसा है, कैसे पनपता है। क्या ये टेक्नोलॉजी जो है वो मनुष्य की डेस्टिनी है जिससे भगवान भी नहीं बचा सकता, जैसा कि हाइडेगर ने कहा था? तो मेरे सामने 3 तरीके के सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत ये है जिसको कि हम लोग टेक्नोलॉजिकल या प्रौद्योगिकीय नियतिवाद कहते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि कोई भी प्रौद्योगिकी, कोई भी टेक्नोलॉजी अपने आप में स्वायत्त होती है, वो सोशल कंटेक्स्ट से इंडिपेंडेंट होती है। उसकी गति जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर एक हायरार्किकल, एक सोपानिक संरचना में होती है और वो किसी अन्य सोशल फैक्टर पर निर्भर न होकर वो अपने आंतरिक तर्क से ही विकसित होती है। इस तरीके से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरीके से प्रौद्योगिकी जो है समाज के साथ इंटरेक्शन करती है और समाज की अन्य संस्थाओं को अपने साथ एडजस्ट करने के लिए मजबूर करती है। इस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो एक मनुष्य की एक ऐतिहासिक नियति बन जाती है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मानने वाले कुछ बड़े बड़े दार्शनिक भी हुए हैं, जिसमें मैकलुहान भी है, हाइडेगर भी है और आपके एलएल भी हैं। कुछ दूर तक हम मैक्स वेबर और मार्क्स को भी रख सकते हैं, हालांकि पूरी तरीके से इसमें वो नहीं आते। तो इस तरीके का जो सिद्धांत है वो एक तरीके का डिटर्मिनिस्टिक सिद्धांत है, वो फ्लेक्सिबल भी नहीं है और वो मनुष्य को किसी भी तरीके की चॉइस भी नहीं देता अपने भविष्य के प्रति। तो ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। लेकिन इस सिद्धांत को स्वीकार करने वाले आज बहुत लोग नहीं है। इसके जवाब में जो सिद्धांत उभर के आया उसको हम कहते हैं प्रौद्योगिकी संरचनावाद, टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये सोशियोलॉजी ऑफ साइंस से प्रभावित है और जो ये मान के चलता है कि मनुष्य का जो ज्ञान है वो बहुत दूर तक उसके कंटेक्स्ट पर निर्भर करता है। लेकिन इसके लिए समझने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो उदाहरण ये है कि 2 समाजशास्त्रियों में, एक बिचकर और एक टेबरपिंच, इन लोगों ने इस बात का अध्ययन किया कि साइकिल का मॉडल जो है वो जब साइकिल बन रही थी तो किस तरीके से स्वीकृत हुआ। तो उस समय 3 तरीके के मॉडल साइकिल के सामने थे। 2 लगभग एक से थे, जिसमें अगला पहिया बड़ा और पिछला पहिया छोटा, या अगला पहिया छोटा पिछला पहिया बड़ा। और एक मॉडल जो आजकल प्रचलित है वो था दोनों बराबर के पहिए। पहला वाला मॉडल आपने सर्कस में जोकरों को चलाते देखा होगा। तो जब इस पे बहस शुरू हुई कि आखिर कौन सा मॉडल साइकिल का स्वीकार किया जाए, तो अंत में जो बराबर पहिए वाला मॉडल स्वीकार हुआ, जबकि पहला बड़ा पहिया वाला मॉडल में साइकिल तेज चलती थी लेकिन उसमें बैलेंस नहीं था उतना अच्छा। और ये जो मॉडल था बराबर पहिए वाला, इसमें बैलेंस अच्छा था, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये अधिक उपयुक्त था। लेकिन यहाँ पर जो बहस थी वो बहस ये थी कि साइकिल को क्या एक इंटरटेनमेंट की वस्तु समझा जाए या साइकिल को एक आवागमन के साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये झगड़ा 2 तरीके की सोशल नीड्स का था, 2 तरीके की सोशल जरूरतों का था। और इसमें जो है वो कॉमन मैन के लिए जो आवागमन की सुविधा देने वाली साइकिल का मॉडल था वो स्वीकृत हुआ। ये उदाहरण ये बताता है
कि टेक्नोलॉजिकल डिवाइस के डिजाइन का निर्णय टेक्नोलॉजिकल नहीं होता, वो किसी बाहरी संदर्भ पर, सामाजिक संदर्भ पर निर्भर करता है। वो इस पे भी निर्भर करता है कि उनको बनाने वालों का वर्ल्ड व्यू क्या है, उनकी दार्शनिक और सामाजिक दृष्टि क्या है, उनके सामाजिक और राजनीतिक हित क्या है। तो ये बात जो है जब सामने आई तो जो डिटर्मिनिस्टिक, जो टेक्नोलॉजिकल नियतिवाद का मॉडल था वो प्रश्नांकित हो गया और उससे स्थान पर हम ये मानने लगे कि हमको जो है वो किसी भी टेक्नोलॉजी के को उसके सामाजिक संदर्भ से अलग हटाकर नहीं देख सकते। ये जो तीसरा मॉडल है, जब ये प्रश्नांकित हो गया तो फिर सवाल उठा कि आखिर प्राइमरी कौन है, आखिर क्या किसको डिटरमिनिस्ट करता है, डिटरमाइन करता है। तो फिर आया हमारे सामने अन्यतावादी टेक्नोलॉजिकल इनडिटर्मिनिज्म का तीसरा मॉडल सामने आता है। और इस मॉडल ने इससे ये विशेष रूप से प्रभावित हुआ जब 1844 में इंग्लैंड में एक कानून भी पास किया गया और उसने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक इंटरवेंशन शुरू किया, राजनीतिक इंटरवेंशन। तो इस मॉडल ने क्या किया कि इसने ये माना कि जो 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 सोशल वेरिएबिलिटी है टेक्नोलॉजी की वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसा कि पहले मॉडल था। टेक्नोलॉजी अपने आप में समाज की परिवर्तन में अन्य वेरिएबलों की तरह ही एक निर्भर वेरिएबल है और वो उसी तरीके से दूसरों पर जो है वो अन्य ताकतों के साथ, जो उसके साथ जो सोशल फैक्टर है, डायमेंशन है, उसको जो है, जो इसका जो टेक्निकल डायमेंशन है टेक्नोलॉजी का, उससे अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका नतीजा क्या होता है कि एक हमारी टेक्नोलॉजी को देखने की जो अप्रोच है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होती है। हम ये नहीं कह सकते कि यही अंतिम डिजाइन है या यही अंतिम टेक्नोलॉजी का रूप है। तो हमारे सामने एक 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 बहुत तरीके के टेक्नोलॉजिकल जो बहुत तरीके की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनकी संभावना पैदा हो जाती है। तो ये भविष्य के प्रति बड़ा ही आशान्वित है और इसमें खास बात ये है कि कोई सिंगल तरीका जो है टेक्नोलॉजी का उसको अंतिम नहीं माना जा सकता। सामाजिक रूप से हम ये नहीं कह सकते कि सारे दुनिया और समाज की दिशा जो है एक ही हो। हम अलग अलग जगहों में, अलग अलग समाजों में वो अलग अलग ढंग से टेक्नोलॉजिकली डेवलप कर सकते हैं। इसमें ये भी बात आएगी कि कोई जरूरी नहीं है कि हम सारी पुरानी टेक्नोलॉजी को एकदम से छोड़ भी दें अगर हमारी उससे कुछ जरूरतें पूरी होती हैं। तो इस तरीके से जो एक जो टेक्निकल नेसेसिटी का जो इल्यूजन पैदा होता था कि जो कुछ भी टेक्निकली पॉसिबल है वो किया जाना चाहिए, जो भी नई एडवांस टेक्निक आई है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, वो एक तरीके से जो है वो ध्वस्त हो जाता है। और हमारे सामने जो है वो एक ऐसी जो पॉसिबिलिटी उभरती है कि जो सोशल मीनिंग है जो टेक्नोलॉजी के अंदर अनुस्यूत है उसको टेक्नोलॉजिकल नेसेसिटी में रिड्यूस नहीं किया जा सकता। और हमको बराबर इस बात पर सतर्क रहना होगा कि किसी भी टेक्नोलॉजी का सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या है और वो किसी एक दिशा में सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को नहीं ले जा सकता। तो इन तीनों मॉडलों का जब हम अध्ययन करते हैं तो एक बात बहुत उभर के साफ सामने आ जाती है कि टेक्नोलॉजी का, किसी भी टेक्नोलॉजी के दो डायमेंशन होते हैं। एक डायमेंशन जो है वो टेक्निकल है, नो डाउट, लेकिन एक दूसरा डायमेंशन जो है वो सोशल है, सामाजिक है, और वो उसमें जो है वो मीनिंग और दिशा तय करता है, वो उसके डिजाइन को तय करता है
और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि टेक्नोलॉजी पर किसी भी विमर्श में ये तीन सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आखिर इस टेक्नोलॉजी का, किसी भी टेक्नोलॉजी का निर्माण कौन कर रहा है और वो किसके हित में की जा रही है और इससे व्यापक समाज पर क्या प्रभाव। इस तरीके से तीन डायमेंशंस में हम जो है और टेक्नोलॉजी को और समाज के संदर्भ को, समाज के संबंध को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहीं पर थोड़ा सा मैं डाइवर्जन लेके कुछ जो एक विचारकों का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़ा, उनकी चर्चा करना चाहूंगा। और उसमें जो है वो हमारे हाइडेगर हैं, मार्कुजे हैं, हैबरमास हैं और सबसे बात है फीनबर्ग है। जिन लोगों ने हाइडेगर की क्वेश्चनिंग टेक्नोलॉजी का जो पुस्तक है, छोटा मोनोग्राफी कहना चाहिए, वो पढ़ी है, वो जानते हैं कि हाइडेगर टेक्नोलॉजी से बहुत निराश है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी और एसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतर करते हैं। वो कहते हैं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है वो सत्य का प्रकटीकरण नहीं है, वो सत्य को चैलेंज करती है, वो चुनौती देती है प्रकृति को, और उससे नतीजा क्या होता है कि उसके लिए प्रकृति जो है वो एक स्टैंडिंग रिजर्व बन जाता है जिसका कि वो एक्सप्लॉइट करती है, इस्तेमाल करती है, और मनुष्य क्या हो जाता है, रिसोर्स। जैसा कि आपने सुना पिछले जमाने में हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात होती है, तो मनुष्य जो है मात्र एक रिसोर्स बन जाता है, गिट्टी, गाड़ा, सीमेंट, सरिया की तरीके से। इसका नतीजा क्या होता है कि जो जो एसेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो एक चौखटीकरण है, वो मनुष्य को एक खास ढंग के इन फ्रेम करके बंद कर देती है और वो उसमें छटपटाता है, उसका जीवन जो है वो एक नरक बन जाता है। लेकिन फिर भी हाइडेगर ये मानते हैं कि ये उसकी ऐतिहासिक नियति नहीं है, मनुष्य टेक्नोलॉजी के साथ एक स्वतंत्र संबंध बना सकता है, लेकिन वो संबंध जो है वो उनकी निगाह में एक एक प्रवृत्ति मूलक एटीट्यूडनल चेंज होगा, वो एक कंटेम्पलेटिव लाइफ जीने की कोशिश कर सकता है। इसको लेकर बहुत आलोचना हुई है और कुछ लोगों ने बताने की कोशिश की कि हाइडेगर जो है वो ग्रीक जो तीन अवधारणाएं हैं, पोएसिस, फ्रेनेसिस और पैक्सिस, उसमें पोएसिस की तो बात करता है लेकिन फ्रेनेसिस और पैक्सिस को भूल जाता है। मतलब ह्यूमन एजेंसी की अवहेलना करता है और जिसका नतीजा ये है कि वो सभी टेक्नोलॉजी को एक ही खाते में डालकर लाभकारी और विनाशकारी को सबको रिजेक्ट कर देता है। नतीजा ये है कि किसी भी तरीके के मनुष्य द्वारा किए जाने वाले सामूहिक कर्म की संभावना नष्ट हो जाती है जो किसी भी तरीके की एक वैकल्पिक टेक्नोलॉजी की स्थापना कर सके। तो ये जो हमारा समझ है उसके हिसाब से फिर हाइडेगर जो है वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं रह जाती। वहीं पर सवाल उठता है कि आखिर इस कलेक्टिव एक्शन के द्वारा एक वैकल्पिक समाज की, एक वैकल्पिक टेक्नोलॉजी की रचना करने के लिए क्या जरूरी है। तो यहाँ पर मार्कुजे हमारे सामने आते हैं। उनका कहना है कि ये जो यांत्रिक तर्क है, जो टेक्नोलॉजिकल रेशनैलिटी है, ये बदली जा सकती है। हर समाज में अपनी एक अलग टेक्नोलॉजिकल रेशनैलिटी होनी चाहिए और वो सौंदर्य शास्त्र के मानदंडों से भी जुड़ी होनी चाहिए। लेकिन यहीं पर वो एक गलती कर जाते हैं जब वो प्रकृति के अध्ययन पर इसको थोपने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हैबरमास की अंतर्दृष्टि बहुत स्पष्ट है कि प्रकृति के अध्ययन करने के लिए जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ साइंस है, जो इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी है, वो जरूरी है। उसके बिना हम प्रकृति का अध्ययन करके प्रकृति के नियमों का रहस्य नहीं जान सकते। लेकिन ये अपने आप में संपूर्ण नहीं है, मानव जीवन में इसकी सीमित उपयोगिता है। हमें एक संरचनात्मक तर्क द्वारा, एक कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी द्वारा जो है वो इसको बैलेंस करना चाहिए। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर इस समाज में जहाँ संवाद की बराबरी नहीं है, एक आइडियल स्पीच सिचुएशन नहीं है, ये कैसे संभव है।
तो मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा, और मैं ये भी लोगों से उम्मीद करता हूं, विद्यार्थियों से, कि जो इसमें इंटरेस्टेड हों वो फीनबर्ग की, एंड्रू फीनबर्ग की ट्रांसफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी पढ़ें, और जहां वो इस बात को लेकर सामने आते हैं कि ये मामला पॉलिटिक्स का भी है, और पॉलिटिक्स का होने के साथ साथ ये जरूरी है कि हम उसका वो हल देते हैं कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करें, उसका प्रजातांत्रिकरण करें। इसका मतलब सिर्फ कानून नहीं है, इसका मतलब लोगों की एक सतर्क, सजग भागीदारी है जो भविष्य की टेक्नोलॉजी के निर्माण में अपनी भूमिका तय करे। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने देखा है कि पिछले बहुत सालों में कई तरीके की टेक्नोलॉजी को कानूनी रूप से रोका भी गया है, और आज तो ये खतरा, चूंकि सर्वेलांस टेक्नोलॉजी बहुत आपके प्राइवेट लाइफ में दखल दे रही है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपके मोबाइल में पेगासस लगा के आपकी जासूसी की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने खतरे हो सकते हैं, किस तरीके से हमारे जीवन को वो नियंत्रण करने के लिए कोई भी सत्ता उनका इस्तेमाल कर सकती है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट की, डेमोक्रेटिक अवेयरनेस की और डेमोक्रेटिक कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है, जिसके जरिए जो है भविष्य की टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जा सके, एक वैकल्पिक टेक्नोलॉजी का निर्माण हो सके। लेकिन यहीं पर वो ये भी मानते हैं कि कोई भी भविष्य की वैकल्पिक टेक्नोलॉजी भविष्य के समाज निर्माण के प्रश्न से अलग नहीं की जा सकती, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये टेक्नोलॉजी का वैकल्पिक प्रौद्योगिकी का सवाल जो है वो अपने आप में एक वैकल्पिक समाज के निर्माण से जुड़ जाता है, जिसमें कि सभी की बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी, और जिसको कि हमारे एनलाइटनमेंट के जो उद्देश्य हैं, समता, बंधुता और स्वतंत्रता, इनको स्थापित किया जा सके। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन बातों से हमारे अंदर ये प्रेरणा जरूर जगे कि हम टेक्नोलॉजी का विकल्प नहीं दे सकते। टेक्नोलॉजी ऐतिहासिक रूप से किसी न किसी रूप में हमेशा हमारे साथ रही है और रहेगी, लेकिन हम एक वैकल्पिक टेक्नोलॉजी की अवधारणा और उसको समाज में स्थापित करने की ओर जरूर विमर्श करते और प्रयत्न करते। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आभारी हैं आपके इस विचार तेजक व्याख्यान के लिए, और निश्चित रूप से आपके व्याख्यान से हम सबों का ज्ञान वर्धन हुआ है, और कई प्रश्न भी उठे हैं। मैं चाहूंगा कि प्रश्नोत्तर सत्र में उस पर भी थोड़ी चर्चा हो। मैं चाहूंगा कि आप सभी हमारे दोनों वक्ताओं से, जिनसे भी आप प्रश्न करना चाहें, निश्चित रूप से प्रश्न करें। और उसमें भी मैं चाहूंगा कि इंदु मैडम और अनिल तिवारी सर, आप दोनों अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो हम आप दोनों का स्वागत करते हैं टिप्पणी के लिए और प्रश्न के लिए। मैं देख रहा हूं कि इंदु मैडम दिखाई पड़ रही हैं स्क्रीन पर, तो मैं प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूरी मैडम से आग्रह करूंगा कि मैडम कोई टिप्पणी या प्रश्न या मार्गदर्शन जो भी आप हो, आप निश्चित रूप से हम सबों को देने का कष्ट करें। प्रोफेसर इंदु मैडम। सिन्हा सर को, जटाशंकर सर को मेरा विनम्र प्रणाम, और बाकी जितने वरिष्ठ लोग हैं सबको अभिनंदन, प्रणाम। जितने समकक्ष लोग हैं सबके लिए एक स्वागत, और जो भी हमारे छोटे छात्र हैं या जिज्ञासु हमारे अगली पीढ़ी है, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आलोक टंडन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने एक सारगर्भित वक्तव्य आज दिया, जिसमें बहुत सारे उदाहरण थे। वो इस बात का परिचायक है कि एक लंबे और गहन अध्ययन के बाद ये प्रस्तुति दी गई है। उसके साथ ही उन्होंने जो परिप्रेक्ष्य लिए थे उसमें जो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य छूट
गए थे, उनको जोड़ने के लिए मैं प्रोफेसर जटाशंकर सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि दोनों वक्ताओं ने मिल करके प्रौद्योगिकी का एक जो समेकित या समग्र नोशन हो सकता है उस पर प्रकाश डाला। प्रश्न तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि आप दोनों लोगों ने ये कहा कि टेक्नोलॉजी समाज के लिए कैसे हितकर हो, इस पे एक सार्वभौमिक या सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से नीति तैयार किया जाना चाहिए या सोचा जाना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सार्वजनिक या सार्वभौमिक जो नोशन आता है समाज दर्शन की, जब भी हम बात करते हैं या तकनीकी की बात करते हैं, इसको सुनिश्चित कैसे किया जाए, इसका मार्ग क्या हो सकता है? क्या कोई ऐसा पक्ष हो सकता है जिसपे पूरा समाज एक साथ सहमत हो कि ये इसी दिशा में जानी चाहिए? ये तो एक छोटा सा मेरी चिंता है। और दूसरा, लेकिन मेरा सीधा प्रश्न जो है या जिज्ञासा आप कह लीजिए कि डॉक्टर आलोक टंडन जी से है कि आपने एक जगह अपने भाषण में कहा कि कोई भी प्रौद्योगिकी का टूल जो है वो बनाते समय भी उसका मूल्य उसमें निहित हो जाता है, उसका उद्देश्य उसमें निहित हो जाता है। वो जो उद्देश्य है वो उसकी दशा और दिशा निर्धारित करता है, लेकिन होता क्या है कि उन उद्देश्यों से इतर भी उनके दुरुपयोग होने लगते हैं, तो उस समय मूल्यों का क्षरण होने लगता है। तो वो क्या मूल्यों का क्षरण भी क्या स्कूल के निर्माण के समय से ही एक प्री कंसीव्ड नोशन के रूप में आता है, या मूल्य जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो क्या वैल्यू न्यूट्रल है? अगर वैल्यू न्यूट्रल नहीं है, वैल्यू रिलेटिव है, तो इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाए? थैंक यू। सर अभी और भी प्रश्न ले ले सर, या अभी उत्तर देंगे? नहीं, आप जैसा आप लोग प्रश्न को मैं पहले उत्तर दे लेता हूँ, जी 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 प्रश्नों को लिया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इंदु बहन ने उठाया कि आखिर सार्वजनिक भागीदारी, सार्वजनिक सहभागिता का, कि आखिर सार्वजनिक भागीदारी, सार्वजनिक सहभागिता का स्वरूप क्या हो। सार्वजनिकता की बात कह के हम जो है, ऐसा तो नहीं है कि बस एक आदर्श वाक्य की तरह बोल के निकल गए। तो इस पे चूंकि बाद में समय कम बचा था, तो एक बहुत स्पष्ट बात मैं कहना चाहूंगा, और इस बात को फीन वर्क के लिए भी कहा जा सकता है कि आधुनिक समाज में टेक्नोलॉजी, जो आधुनिक समाज है, वह एक पूंजीवादी समाज है, और इस पूंजीवादी समाज में ज्यादातर टेक्नोलॉजी जो है वो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस के द्वारा जो है वो लाई जा रही है, और उनका उद्देश्य जो है वो पावर और प्रॉफिट है। जब टेक्नोलॉजी पावर और प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो वो एक खास संस्था या वर्ग के लिए इस्तेमाल होती है, और वो सार्वजनिक रूप से हितकारी हो ऐसा संभव नहीं है। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण जो अभी अभी आया है कि कोविड के दौरान सारे डॉक्टर डोलो क्यों लिख रहे थे। अभी केस सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है कि करीब डोलो के निर्माताओं ने 1000 करोड़ रुपया डॉक्टरों को बांटा है, जिससे कि वो सारा मार्केट कैप्चर कर लिया उन्होंने। सब डॉक्टर डोलो लिखने लगे, और 250 मिलीग्राम की जो पैरासिटामोल आता था वो मार्केट से बाहर कर दिया गया। उसके पीछे कारण ये था कि वो जो पैरासिटामोल की जो पुरानी टैबलेट थी उस पर स्टेट का प्राइस कंट्रोल था। ये 650 ग्राम की जो टैबलेट है डोलो, इस पे प्राइस कंट्रोल नहीं है,
तो इसके जरिए हजारों करोड़ रुपया उस कॉरपोरेशन ने पैदा किया और एक तरीके से इनडायरेक्ट डॉक्टरों को घूस देगा। तो ये प्रश्न इतना सीधा साधा नहीं है। ये प्रश्न, इसीलिए मैंने एक अंत में कहा कि एक नए समाज के निर्माण के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है प्रौद्योगिकी का, क्योंकि प्रौद्योगिकी आज प्रॉफिट और पावर के लिए इस्तेमाल की जाती है, चाहे सैन्य टेक्नोलॉजी हो और चाहे मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, भी मैंने उदाहरण दिया। तो इसको बदलने के लिए आपको नया समाज का निर्माण करना होगा, लेकिन इसके बीच में आप जगह जगह इंटरवेंशन भी कर सकते हैं, जैसा कि डोलो के केस में कोर्ट में चला गया है। इसी तरीके से आपने देखा था कि जब ये गर्भ स्त्रियों को, लड़कियों को गर्भ गिराने की जो बात आई थी, तो लड़की के लिए तो वो कानून बनाया गया, लेकिन क्या ये प्रैक्टिस अभी भी नहीं जारी है? तो इस तरीके से हमको ये समझना होगा कि सार्वजनिकता का मतलब एक तरीके का राजनीतिक हस्तक्षेप है, जो इसके विरुद्ध उन सामाजिक हितों के विरुद्ध खड़ा होता है जो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समाज में अपने पैसा और प्रॉफिट और वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं। तो जब तक हम उससे लड़ने को तैयार नहीं हैं, और वो संभव डेमोक्रेटिक स्ट्रगल से ही संभव है आज के समाजों में, इसीलिए मैंने कहा कि डेमोक्रेटाइजेशन कोई एक दिन वाली प्रक्रिया नहीं है, ये एक सतत चलने वाली लंबी प्रक्रिया है। और मैं समझता हूँ कि इसमें खाली व्यक्तिगत इथिक्स से भी काम नहीं चलने वाला। इसीलिए जब भी बात आती है पर्यावरण की, तो आजकल मैं कह देता हूँ कि अब आपको पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए, केवल इथिक्स ऑफ एनवायरमेंटल इथिक्स से काम नहीं चलने वाला। खैर, अगला सवाल जो उनका है वो बहुत ही मूलभूत प्रश्न है, और उस पर मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं बहुत समय नहीं दे पाया, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग पेपर का विषय है। और मुझे याद पड़ता है, आज से मेरे का 15-20 साल पहले जो पहला पेपर मैंने टेक्नोलॉजी पे पढ़ा था, वो ICPR लखनऊ में ही था कि इज टेक्नोलॉजी वैल्यू न्यूट्रल, और उस पर काफी बहस हुई थी, क्योंकि तभी नया विषय था। और ये मेरे लिए भी ये समझ पैदा करना, समझना एक बहुत ही अंतर्दृष्टिपूर्ण था कि हर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के पूर्व ही वैल्यू लैडन है। जब कोई किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है तो फिर उसके उद्देश्य, उसके मूल्य, उसकी विश्व दृष्टि तो हावी हो ही जाती है, चाहे वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे कोई सत्ता हो। लेकिन उसके पहले निर्माण के दौरान ही उसमें मूल्य अनुस्यूत हो जाते। इसीलिए टेक्नोलॉजी जो है वो विज्ञान से भिन्न है, वो यूनिवर्सल नहीं है, वो स्पेसिफिक है, और उसमें इमेजिनेशन का रोल है, उसमें इस बात का भी रोल है उस टेक्नोलॉजी को डिजाइन कैसे किया जाता है। और जब टेक्नोलॉजी, जैसा उदाहरण मैंने साइकिल के लिए दिया था, तो जिस समय वो साइकिल बराबर के पहिए वाली आती है, तो उस बराबर के पहिए वाली साइकिल में ये अनुस्यूत है कि वो बैलेंस है दे रही, उसमें बैलेंस के प्रति प्रायोरिटी है, उसमें आवागमन के लिए इस्तेमाल करने की प्रायोरिटी है। तो वो अगर चाहे हम इस्तेमाल करें, चाहे आप इस्तेमाल करें, या कोई इस्तेमाल करे, उसका चोरी करने के लिए, डकैती डालने के लिए, राहजनी करने के लिए भी साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप किसी को मदद करने के लिए, खाना पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये बात की बात है, साइकिल के निर्माण के अंतर्गत जो है वो उसमें जो मूल्य है आवागमन का, उसके लिए जो स्थिरता है वो उसके अंदर, उसके निर्माण के समय। इसीलिए बराबर मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी के 2 डायमेंशन है, एक है टेक्निकल और दूसरा है सोशल चॉइस। और चॉइस जो है वो केवल टेक्नोलॉजिकल इफिशियंसी, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है मनमाने ढंग से कोई टेक्नोलॉजी बना, लेकिन हमारे पास विकल्प मौजूद होते हैं, और उन विकल्पों में जब हम चूज करते हैं, तो जिसका भी हम चॉइस लेते हैं उसके अंदर एक मूल्य जो है ऑलरेडी अनुस्यूत होता है, तभी वो बन के सामने आती है, अन्यथा कोई टेक्नोलॉजी नहीं बन सकती।
मैं समझता हूँ कि ये विषय और गंभीरता चाहता है और फिर कभी इस पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु बहन का कि उन्होंने ये दो महत्वपूर्ण विषय उठाकर हमको मतलब मौका दिया कि मैं अपने वक्तव्य को और सारगर कर सकूं।